हेलो एवरीवन। सब देख पा रहे हैं मुझे? हेलो। सभी को वीडियो दिख रहा है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो वॉइस क्रैक हो रही है, Yes, कोई sir. बोल रहे हैं? Yes, हेलो। sir. Yes, sir. हेलो। मेरा नाम स्वप्निल है और मैं पेस आईआईटी मेडिकल कोलकाता में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का सीनियर फैकल्टी। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी बीएचयू से 2015 में किया था और मैं 5 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं पुणे में जॉब करता था और अभी 2 साल से मैं यहाँ कोलकाता सेंटर को संभाल रहा था फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अभी ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं हम लोगों की, ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए भी शायद नया है, मेरे लिए भी थोड़ा नया है। तो क्लासेस की टाइमिंग वगैरह आपको अंकिता मैम शेयर किया करेंगी, जो कि एडमिन। और हेलो, अनेबल टू हियर। शुभम, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, Hello. क्या सभी Hello. को आवाज़ आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। Sir. हाँ कोई सर। शुभम है, उनको आवाज़ नहीं आ रही है? शुभम, आवाज़ आ रही है? कांट अनम्यूट माई सेल्फ। आप खुद को अनम्यूट करो, हो जाओगे अनम्यूट। कुछ आ रहा था सर, we can hear you. दिख रहा है। हाँ सर। पहले आ रहा था मीटिंग होस्ट हैज muted you, that's why you can't unmute yourself. हाँ, वो जब मैं बोलूंगा उस समय मैं म्यूट कर दूंगा, क्योंकि पढ़ाने में फिर दिक्कत होती है, आवाज़ इधर उधर से आती है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय पे आप लोगों को म्यूट कर दिया करूंगा। और ठीक है सर, अब आ रहा है। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ सर, ठीक है। अभी सभी को शायद आवाज़ आ रही होगी, अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। जी सर. कई लोग लिख रहे हैं चैट में कि Yes, वो sir. नहीं सुन पा रहे। हेलो। हेलो, मेरे हिसाब से आप सभी को सुनाई देना चाहिए। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes sir. Yes, जिनको sir. नहीं सुनाई दे रहा था उनको सुनाई दे रहा है। कुणाल मोयल, आप कह रहे हो अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है। हो गया। अच्छा, अब आने लगी है, ठीक है। तो मैंने बताया कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और लास्ट ईयर भी 2 साल से मैं यहाँ पे कोलकाता में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि डेली जो टाइम होगा उसके बाद 10 मिनट्स तक का विंडो रहता है, आप उस टाइम में ज्वाइन कर सकते हो मीटिंग को। और सभी लोग एक पेन और एक कॉपी लेके बैठे। एक तो मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड करूंगी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके। तो एक तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है स्क्रीन के ऊपर जो शेयर हो रहा है, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। और आपको एक पेन और कॉपी लेके भी बैठना है, ताकि आप साथ साथ कुछ कुछ नोट्स बनाते रहो। ऋषिता और श्रुति, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है? हेलो,
मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि 40 मिनट्स कंप्लीट होने पे सेशन अगर बंद हो जाएगा तो आप सेम आईडी और पासवर्ड के साथ मीटिंग वापस से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। डेली जो क्लासेस होंगी 1.5 आवर की होगी और टाइम टेबल आपको जो एडमिन अंकिता मैम है वो शेयर कर देंगी। सभी लोग अनम्यूट ही हैं अभी, अगर देखोगे आप कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहा है जी। हेलो, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस समय पे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं सभी लोगों को म्यूट कर दूंगा, तो आप खुद को अनम्यूट नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे जो भी आपको डाउट आता है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि इधर उधर से आवाज आती रहती है। आज फर्स्ट डे है तो Sir, what we have to copy? आपको एक जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक ये वीडियो आपको दिखेगा, एक तो आपको पीडीएफ दिख ही रहा है और साथ ही साथ ये स्क्रीन आपको दिखेगी जहाँ पे पेन और कॉपी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिखता रहूंगा वो सब आप कॉपी कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है ना, अपने खुद के नोट्स में। बाकी जो चैप्टर वाइज मैंने नोट्स बनाए वो मैं आपको शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ द मीटिंग। ओके, सभी को 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, एक में एक पेपर दिख रहा होगा और एक में पीडीएफ दिख रहा होगा, है ना। तो अगर सभी लोग रेडी हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिन्हें की फिजिक्स पसंद होगी। तो 11th-12th की फिजिक्स है भी बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी भी है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट ज़रूर करना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, ठीक है ना। अभी मेन फिजिक्स स्टार्ट नहीं होगी, अभी 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है जैसे कि वेक्टर मैंने लिखा हुआ है और इसके बाद आता है बेसिक मैथ्स। जब ये दोनों चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं तब हम मेन फिजिक्स यानी कि काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। श्रुति, यू कांट हियर एनीथिंग। आप वापस से ज्वाइन करने की कोशिश करो। So can you suggest some books to practice? हाँ, वो मैं अभी बता रहा हूँ। अभी सभी लोग एक बार रेडी तो हो जाएं। मुझे लगातार चैट आ रही है कि किसी को आवाज नहीं आ रही किसी को। ओके सर, आपका बस कंप्यूटर को ऑन है तो वही बस ऑन रहना चाहिए ना पीछे। क्या? आपका सिर्फ कंप्यूटर का स्क्रीन ऑन है तो वही ऑन रहना चाहिए ना पीछे। बस वही रहना चाहिए। और आपको एक छोटा स्क्रीन दिख रहा है क्या, जिसमें मैं दिख रहा हूँ? जिसमें आप हो। हाँ, वो छोटा स्क्रीन रखिएगा क्योंकि उस पर अभी मैं सॉल्व करूंगा चीजें, तो मेरा हाथ दिखेगा आपको पेपर के ऊपर। तो यही 2 चीजें ऑन रखिए, इनको पिन कर सकते हो आप क्लिक करके, पिन वीडियो करके, तो सिर्फ वही दिखते रहेंगे, ठीक है ना। श्रुति, तुम्हें आवाज आना शुरू हुई है? श्रुति विश्वास, हेलो। সব ভালো তো বাড়িতে? বলছি যে আচ্ছা কাকু কেমন আছে? ওটার পর আর ঝামেলা বাড়ে, মানে বিবারে যেটা বললে যে तो सभी लोग जैसे कि तैयारी करना चाह रहे होंगे IIT JEE एडवांस की हम कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है ना। स्टिल कैन नॉट हियर। बेटा अगर हियर नहीं कर पा रहे तो आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो मैंने सभी का ऑन किया है। कुछ लोगों को सुनाई दे रहा है क्योंकि काफी लोगों को सुनाई दे रहा है। तो कुछ बुक सजेस्ट करनी पड़ेगी जो हमें साथ साथ सॉल्व करनी होगी, ठीक है ना। तो
तो फिजिक्स के लिए मेनली तो आपका एक आपको मॉड्यूल मिलेगा ही पेज की तरफ से, उसे हम साथ साथ सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ नोट्स में भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें जब पढ़ाऊंगा तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में नोट्स में ही कराया करूँगा। एडिशनल बुक सिर्फ एक ही जो मैं रिकमेंड करूंगा, जो कि सबसे अच्छी बुक है, जिसे हम कहते हैं एच सी वर्मा। एच सी वर्मा का 2 पार्ट आते हैं। एच सी वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स नाम से बुक आती है। 2 पार्ट आते हैं। पार्ट ए 11th के लिए होता है और पार्ट बी जो है वो 12th के लिए होता है। तो ये बुक आपको ज़रूर खरीदनी है। इस बुक में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, यानी हर क्वेश्चन एक तरह से अलग है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है और अच्छा भी लगेगा सॉल्व करके। अगर हम प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम डीसी पांडे का एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो सेट खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी के लिए तो आपको एच सी वर्मा पार्ट 1 खरीदना है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 बाय एच सी वर्मा। ओके, एच सी वर्मा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप चाहो कि आप एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है ना, कुछ 1-2 महीने बाद अगर आपको लगे कि और ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं रिवीजन के लिए, तो फिर आप डीसी पांडे का ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है उसको खरीद सकते हो। और किसी को कोई क्वेरी है? कोई और कुछ जानना चाहता है क्या? सर एच सी वर्मा ऑनलाइन अवेलेबल है? जी हाँ, एच सी वर्मा ऑनलाइन अवेलेबल होगी, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप गूगल करोगे तो, ठीक है ना। एंड डीसी पांडे? डीसी पांडे भी मिल सकती है। डीसी पांडे मिलना मुश्किल है, पर अभी के लिए मैं कहूँगा मोर देन इनफ होगा। मैं यहाँ से भी आपको मटेरियल दे दूंगा, जो पेज का मॉड्यूल है वो भी मिल जाएगा, साथ ही आपको होमवर्क में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, जब तक लॉकडाउन है कुछ दिनों के लिए, आई डोंट थिंक इतना जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब जरूरत होगी मेरे हिसाब से तब तक लॉकडाउन खुल जाएगा, आप इजीली बाय कर सकते हो। और कोई डाउट किसी को? हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हो, सौजित पूछ रहे हैं कि अगर मॉड्यूल और एचसी वर्मा सिर्फ पढ़ा जाए तो इनफ है क्या, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि ये मोर देन इनफ है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में मेनली जिनको दिक्कत होती है उनके कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार स्ट्रांग हो गया, जो कि क्लास नोट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो और मैं जो बोल रहा हूँ आप फॉलो कर रहे हो, साथ ही साथ आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो आपको टफ नहीं लगेगा फिजिक्स। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस करने की जरूरत है, जो कि हमें एचसी वर्मा में मिल जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि जो मॉड्यूल हमारे इंस्टीट्यूट में बनाया जाता है, बेस में या किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ले लीजिए, सारी अच्छी बुक्स जो भी हैं उन सभी के अच्छे क्वेश्चन से मोटिवेट होकर ही उनमें क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो अगर आप मॉड्यूल पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हो, एक तरह से आपने जितनी भी फिजिक्स के लिए बुक्स अवेलेबल हैं 11th-12th के लिए, वो एक तरह से कवर कर लिए, उनके अच्छे क्वेश्चंस कवर कर लिए। लेकिन हाँ, हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है, इसलिए हम ये सब बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं, वरना तो मॉड्यूल और एचसी वर्मा विल बी मोर देन। और कोई कुछ कहना चाहता है? सर एक डाउट था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, बुक से रिलेटेड नहीं है। हाँ हाँ बोलो। सर आप वेक्टर से चालू कर रहे हैं जी, तो उसके मतलब उसके पहले हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन नहीं करेंगे? बेटा ये आप चिंता मत करो कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ 6 साल से, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझने के लिए पहले आपको वेक्टर समझना बहुत ही ज़रूरी है। मोशन आप समझोगे कैसे अगर आपको यही नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी, इसे बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़ा जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स है ये। जैसे कि अभी आपको cos 150 की वैल्यू निकालना कुछ बच्चों को नहीं आएगी, ठीक है ना। फिर किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वो नहीं आएगा। तो ये मान के चलो कि 1 महीने तक हम जो पढ़ते हैं बेसिकली वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, जो कि अप्लाई होती है फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो जो काइनेमेटिक्स की आप बात कर रहे हो, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये काइनेमेटिक्स में आता है। ये लगभग 1 से 1.5 महीने बाद स्टार्ट होता है, ठीक है ना। उसके लिए पहले आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन किस तरह किया जाता है, डिफरेंशिएशन किस तरह किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, क्योंकि उसके बिना मोशन पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है सर। हाँ सर डीसी पांडे का 5 सेट्स वाला बुक लेना है? नहीं वो मत लीजिएगा, मेरे हिसाब से वो एकदम आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें क्वेश्चन बस रिपीटेटिव हैं। आप सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट लें, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू।
हाँ बोलो। सर इज एनसीईआरटी गुड फॉर प्रैक्टिस? एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छी किताब है, आप ये मान लो। उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएं ये भी अभी पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए पहले आपको अच्छी तरह से मॉड्यूल सॉल्व करना होगा। सब्जेक्ट जब आ जाएगा उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप ये जानना चाह रहे हो उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं, हाँ तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उसको क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि अभी हमने वो चीज़ पूरी तरह से नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा जब चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, आप मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हो, आप एचसी वर्मा सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। सर थैंक यू। बोर्ड की बुक्स बोल रहे हो क्या? सर आईसीएसई का है। आईसीएसई बोर्ड के लिए, अच्छा। हाँ आप पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ सकते हो साइड बुक की तरह। मैं कह रहा हूँ थ्योरी आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे लेक्चर नोट्स में आपको थ्योरी मिल जाएगी, डेफिनेशंस मिल जाएंगी, डेरिवेशन मिल जाएगा और एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर आपको वो सफिशिएंट नहीं लगता तो फिर आप एनसीईआरटी या फिर जो भी आपका बोर्ड है उसकी बुक्स पढ़ सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेई की बात करो तो नोट्स, मॉड्यूल जो आपको मिलेगा पेज से, और तीसरी चीज़ एचसी वर्मा, ये सफिशिएंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है, उसका नाम है वेक्टर्स। तो ये बेसिकली फिजिक्स का पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं आप 12th में मैथ्स में भी पढ़ोगे वेक्टर्स एंड 3D नाम का चैप्टर, और सिमिलरली 12th में आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथ्स के अंदर। लेकिन क्योंकि काइनेमेटिक्स नाम का जो चैप्टर आता है सबसे पहले फिजिक्स में, जिसे मोशन इन 1 डायमेंशन या मोशन इन 2 डायमेंशन बोला जाता है, ठीक है, उसे पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स आना चाहिए। इसलिए जब हम फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में कुछ समय तक हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज आती है वेक्टर्स। आपको स्क्रीन में पीडीएफ साथ साथ देखते रहना होगा। जो भी चीजें एडिशनल है जो पीडीएफ में नहीं है वो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किससे बोला जाता है? तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने न्यूटन का एक लॉ जरूर सुना होगा जिसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी हमने यूज की हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक लॉ था फिजिक्स का जिसे एक्सप्रेस करने के लिए मैंने इन टर्म्स का यूज किया है। तो ऐसी टर्म्स जिनको यूज करके आप फिजिक्स के लॉ या फिनोमेना को समझाते हो उसे आप बोलते हो एक फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया है, हालांकि ये आगे चैप्टर आएगा, F बराबर ma में F जो है रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली मास m से रिप्रेजेंट हुआ है तो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और a से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। यानी जितनी भी टर्म्स आप फिजिक्स में सुनोगे, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, इम्पल्स, ये सभी क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी हेल्प से आप किसी फिजिक्स के लॉ या फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हो उसे आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहला पार्ट आता है स्केलर्स। तो बचपन से लेके आज तक हम जितना क्वांटिटीज के साथ डील करते हुए आए होते हैं वो सभी स्केलर्स होती हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनी क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड अ स्केलर। हाँ, डाउट है व्हाट विल बी कॉपी, ठीक है। तो आप कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उन चीजों को कॉपी कर लो। आपको बहुत कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ आपको दिख रहा है वो एट द एंड ऑफ द मीटिंग शेयर किया जाएगा, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस वगैरह अभी आपको सॉल्व करने होंगे, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनके लिए पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, तो 2 टाइप से फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला हम बोलते हैं स्केलर्स। तो क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा, मात्रा का मतलब क्वांटिटी। बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उन्हें हम बोलते हैं स्केलर्स। आज से पहले तक आपने जो पढ़ा है उसे बोला जाता है स्केलर, जैसे टाइम, स्पीड और मास।
इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सभी का लॉ अलग है। अगर मैं आपसे आज आके पूछूं कि 1+1 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बिना सोचे बोल देते हो 2। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। 1+1 हमेशा ट्रू नहीं होगा। आपको ये याद रखना है कि 1 अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरा 1 भी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी 1+1 क्या हो सकता है, 2। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 kg प्लस 1 kg मिलके कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कि वो 2 kg होगा, क्योंकि kg में हम मेजर करते हैं मास, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली 1 आर प्लस 1 आर कितना होगा, 2 आर, क्योंकि आर में हम टाइम को मेजर करते हैं और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये होगी स्केलर्स की बात। इनमें तो कोई नई चीज नहीं है। स्केलर्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो और डिवीजन कर सकते हो। 4 ऑपरेशन हमने इससे पहले मैथ्स में पढ़े होते हैं। अब जो हमें शुरू करना है वो है वेक्टर्स। तो आप तो ऐसा मान लो कि ये एक अलग ही तरह की मैथमेटिक्स है। सबसे पहली चीज, वेक्टर्स बोला किन्हें जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या मतलब हुआ इसका? हाउ कैन वी मल्टीप्लाई स्केलर्स? किसी का डाउट है हाउ कैन वी मल्टीप्लाई स्केलर्स? बहुत ही आसान है, मतलब 2 × 2 4 होता है। ये जो आपने आज तक किया है वो क्या है, बेसिकली स्केलर ही तो है। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो 2 मीटर × 2 मीटर, हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। मान लो एक स्क्वायर जिसकी साइड 2 मीटर है, तो आप मल्टीप्लाई करते हो और आपको एरिया मिलता है 4 मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या किया, बेसिकली उन्हें मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी ही तो निकाली है, तीसरी क्वांटिटी जो निकाली। हाउ कैन वी मल्टीप्लाई स्केलर्स बट किलोग्राम? हाँ, किलोग्राम स्क्वायर भी होती है कई चीजों की यूनिट, आगे चल के आएगा। मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो भी मल्टीप्लिकेशन किए हैं सिंपली अभी तक, वो कौन से थे, स्केलर्स के मल्टीप्लिकेशन थे, ठीक है ना। टेंसर क्वांटिटीज आपके सिलेबस के बाहर हैं। बेसिकली टेंसर इन सभी का एक तरह से कह सकते हो ग्रुप को बोला जाता है। टेंसर्स की रैंक्स होती हैं, उनके बेसिस पे उन्हें स्केलर या वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। Why is it a scalar as it has no direction? Okay. तो मैं ये बता रहा था कि आप स्केलर क्वांटिटीज को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसे बोला जाता है वेक्टर्स। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। तो ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अधूरी डेफिनेशन भी हमें याद नहीं रखनी है। अगर आप ये बोलो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है उसे वेक्टर कहते हैं, तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ऐसी भी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं विच हैव मैग्नीट्यूड, उनके पास होता है डायरेक्शन, पर वो वेक्टर नहीं होते। ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी है करंट, ठीक है ना। करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है और करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, लेकिन करंट फिर भी क्या कहलाती है, एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो हमें पूरी डेफिनेशन याद रखनी है। पूरी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, उसी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो, एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है उसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं वेक्टर्स बोला किन्हें जाता है। तो एग्जांपल होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन बतानी होती है। अगर आप वेलोसिटी की, जैसे मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकेंड, कोई आदमी है जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये क्वांटिटी सिर्फ क्या बता रही है आपको, मात्रा, मैग्नीट्यूड बता रही है, तो ये सिर्फ क्या हो गया, एक स्केलर हो गया। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं कि वो आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो यही क्वांटिटी क्या हो जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैंने उसके साथ उसकी डायरेक्शन को भी बता दिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैंने अभी तक अगर मैं समराइज करूं तो बस ये चीज बताई है कि जैसे हम मैथ्स में किसी कोई डाउट पूछ रहे हैं, हाँ, जैसे हम मैथ्स में ये सुनते हैं कि 1+1 क्या हो जाता है 2, 2 × 2 क्या हो जाता है 4। तो हमें ये याद रखना है कि ये चीज हम सिर्फ कब कह सकते हैं, जब हमें पता हो कि ये जो क्वांटिटीज हैं वो क्या हैं, स्केलर है। वेक्टर की क्वांटिटीज के साथ डील करने के लिए मैथमेटिक्स पूरी तरह से अलग है, एकदम अलग है, और वही हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अगर आपसे मैं बोलूं कि 1 एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर 1 एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरा वाला 1 जो मैंने लिखा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
उसको बताओ 1 + 1 कितना हो सकता है, तो आपका आंसर 2 नहीं होगा। आगे चल के आप समझ भी जाओगे कि 1 + 1 की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। 1 + 1 की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और 0 से लेके 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन्हें ऐड करने का कुछ ना कुछ अलग तरीका होगा, क्योंकि अगर स्केलर की तरह ऐड कर रहे होते तो हमें पता है 1 + 1 तो 2 ही होता है और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। What does the n of direction mean? कहाँ पर डायरेक्शन में n? ईशान, डाउट क्या है तुम्हारा? What does the n above direction mean? n कहाँ है डायरेक्शन के ऊपर? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वो है टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता लगा कि वेक्टर बोला किसे जाएगा, ठीक है ना। बेटा वो जो डायरेक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है वो n का कुछ मतलब नहीं है। डायरेक्शन मैंने फुल फॉर्म में लिखने की जगह DIR डायरेक्शन लिखना चाह रहा था, मैंने बस वो लिख दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी तक हमें ये पता लगा कि वेक्टर आप बोलते किसे हो। तो वेक्टर बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अब क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो समझने से पहले जरा हम देख लेते हैं कि कितने टाइप की वेक्टर क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी हमारे सिलेबस में आती है उसे हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो कोलिनियर वेक्टर्स, तो नाम से ही पता लग रहा है कोलिनियर वेक्टर्स यानी कि एक ही लाइन पे लाई करने वाले वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, वेक्टर को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। जो उसके नीचे मैंने लिख दी एक चीज, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। तो एनी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो एक एरो से, ठीक है ना, जहां पर लेंथ ऑफ द एरो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और हेड ऑफ द एरो, जो आपने हेड बनाया है, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसे हम बोलते हैं टेल, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ एरो, एक एरो की मदद से। जैसे ये पेन मैंने रख दिया, तो ये एक एरो की, अगर मैं बोल दूं कि ये हेड है और ये इसका टेल है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, जहां उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो इस पेन की लेंथ के इक्वल होगा, और उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन इस पेन की निब के अलोंग होगी। यानी कि मैं अगर बोल दूं कि एक है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी, v1 बोल देते हैं उसे, और एक है v2 जो है 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी। इन्हें आप एरो से रिप्रेजेंट करो तो आप ये समझ सकते हो कि अगर ये मैंने v1 को रिप्रेजेंट किया है तो v2 को मुझे इसकी डबल लेंथ का बनाना होगा, और डायरेक्शन दोनों की क्या रखनी होगी, सेम, क्योंकि दोनों पॉइंट कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे से क्या है, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड पहले वाले से क्या है, डबल। तो लेंथ बेसिकली मैग्नीट्यूड बताती है, और पॉइंट किस तरफ कर रहा है वो इसका डायरेक्शन बताता है। अब हम आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स के ऊपर। तो कोलिनियर वेक्टर्स किन्हें बोला जाता है, तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन के अलोंग लाई कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। यानी कि कोई भी एक एरो ऐसे रखा हो जो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और साथ ही साथ एक और एरो हो इस तरह से, इन्हें आप क्या बोल दोगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोल दोगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। कोलिनियर वेक्टर्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। कोलिनियर वेक्टर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला को बोला जाता है पैरेलल वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स दैट पॉइंट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल शब्द आपने पहले भी सुना होगा, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किन्हें बोला जाता है, ऐसी दो लाइंस जो कि एक दूसरे तो हम बात कर रहे थे पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। पैरेलल वेक्टर्स बेसिकली वो वेक्टर्स हो गए जो पॉइंट करते हैं सेम डायरेक्शन में, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था,
वो सेम एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि मैं अगर बोल दूं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, दो वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन अगर सेम है तो उन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं। यानी कि उनके बीच का एंगल क्या होगा तो हम ड्रॉ करके देख ही सकते हैं। यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल हैं, दोनों की लेंथ इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी तो इन्हीं को हम इक्वल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं एक टर्म में, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के, ठीक है। हालांकि बस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स की, तो पैरेलल वेक्टर्स सिर्फ वो वेक्टर्स हो गए जिनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बस सेम होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो आप कह सकते हो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल यूज किया है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर से तो आप उसे इस तरह से शो करोगे, वी वेक्टर, जैसे मैं वेलोसिटी शो करना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर आप एक छोटा सा एरो बना देते हो, और एक रूल भी है कि ये एरो हमेशा कहाँ पॉइंट करना चाहिए, पॉइंट्स टुवर्ड्स राइट। ये सिर्फ और सिर्फ राइट की तरफ ही पॉइंट कर रहा हो सकता है। आप कभी भी किसी क्वांटिटी को इस तरह से नहीं शो कर सकते कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये चीज गलत हो जाएगी। वेक्टर हमेशा कहाँ पॉइंट करना चाहिए, राइट की तरफ पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो यही पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पहला रूल जो आ गया वेक्टर लिखने के लिए, रूल 1, ये पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है, तो रूल 1 बस ये हो गया, द एरो इन सिंबल must point towards right। सिर्फ और सिर्फ राइट की तरफ ही पॉइंट कर रहा हो सकता है, यानी कि आप इसी तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो जो कि एक वेक्टर। याद क्या रखना है हमें, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 डिग्री, ठीक है। तो नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो पैरेलल वेक्टर्स किन्हें बोला जाएगा, जो वेक्टर्स पैरेलल हो। सिमिलरली कोलिनियर का दूसरा पार्ट आ जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन हो गए, ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, उन्हें हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि एक वेक्टर मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ ए वेक्टर, और दूसरा शो कर देता हूं मैं इस तरह से बी वेक्टर। तो ये दोनों क्वांटिटीज कैसी हो गई, एंटी पैरेलल। इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को आप लिख कैसे सकते हो कि A इज पैरेलल या इज पैरेलल टू माइनस बी। ऐसा कैसे लिख पाया मैं, ये अगर B को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ऐसा सोच के देखो एक सिंपल एग्जांपल से, कि एक वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो क्या आप बता सकते हो कि इसकी ऑपोजिट वेलोसिटी क्या होगी। अगर मैं पूछूं कि ऑपोजिट वेलोसिटी क्या होगी, तो हम जानते हैं कि 10 का ऑपोजिट तो 10 ही होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रखना है। वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन आपको बदलनी है, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हो जाता है, साउथ। किसी ने, शुभम ने एक अच्छा डाउट पूछा है, आर दे कोलिनियर, ठीक है। हाँ, पहले मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि बेसिकली v अगर ये था तो ऑपोजिट ऑफ v क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड साउथ, ठीक है ना। तो इसी को हम -v भी कह सकते हैं। तो अभी तक बस ये समझ आया है कि कोलिनियर वेक्टर्स किन्हें बोला जाता है, वो वेक्टर्स जो कि सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। पैरेलल वेक्टर्स किन्हें बोला जाता है, ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो। एंटी पैरेलल वेक्टर्स किन्हें बोला जाता है, जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो। तो अब उनका डाउट है कि क्या ये दोनों, जिसे हमने पैरेलल वेक्टर बोला है और एंटी पैरेलल वेक्टर बोला है, क्या ये कोलिनियर का पार्ट है। तो हाँ, ये कोलिनियर का पार्ट है। पर आपको ये पूछ सकता है कि ये दोनों वेक्टर्स तो सेम लाइन के ऊपर लाई कर ही नहीं रहे, ये दोनों तो अलग अलग लाइन पे हैं, तो फिर इन्हें कोलिनियर क्यों बोला जा रहा है। तो यही एक वेक्टर की प्रॉपर्टी आ जाती है जो मैंने नोट्स में आगे लिखी है, पर अभी आप समझ सकते हो कि अ वेक्टर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इन 3D स्पेस रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी को खुद से पैरेलल स्पेस में शिफ्ट करते हो तो क्वांटिटी सेम रहती है। कैसे समझ सकते हैं हम इसे, मान लो कि मेरे पास ये पेन, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी, मैं कह देता हूँ कि 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये पॉइंट कर रहा है किधर, राइट की तरफ।
अब इसे अगर मैं खुद से पैरेलल शिफ्ट करूं स्पेस में, जैसे मैं अगर इसे थोड़ा सा ऊपर उठा दूं तो क्या होगा, तब भी इसकी लेंथ तो 10 सेंटीमीटर ही रही है और अभी भी ये पॉइंट किधर कर रहा है, राइट की तरफ, क्योंकि मैंने खुद से पैरेलल शिफ्ट किया है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर आप उसे खुद से पैरेलल स्पेस में कहीं भी शिफ्ट करते रहते हो, ठीक है ना, आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट करोगे तो उस वेक्टर पे कोई चेंज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ शिफ्ट करने से मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं सकता, लेंथ तो बदल नहीं सकती, और डायरेक्शन आप बदल नहीं सकते क्योंकि आप खुद से पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो, और पैरेलल का मतलब ही होता है डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये जो दो वेक्टर्स मैंने अलग अलग लाइन पे ड्रॉ किए हैं, इसमें मैं नीचे वाले वेक्टर को उठा के अगर इसी के आगे यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। सिमिलरली ये जो यहाँ पे एंटी पैरेलल दो वेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं, आप नीचे वाले वेक्टर को खुद से पैरेलल शिफ्ट कर दो, यानी ये ऊपर वाला हो गया और नीचे वाले को इधर ड्रॉ कर दो, तो फिर से क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट्स में आगे लिखी हुई है, आप चाहो तो यहीं पे नोट भी कर सकते हो, दैट अ वेक्टर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड। अ वेक्टर डिस्प्लेस्ड parallel to itself in space remains unchanged, यानी कि वो सेम रहता है। Then are all vectors collinear? नहीं, सारे वेक्टर कोलिनियर कैसे होंगे? आप बोलो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, अब क्या तुम इन्हें एक लाइन पे कभी भी रख सकते हो? इसको आप शिफ्ट तो कर सकते हो पर खुद से पैरेलल ही कर सकते हो, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, ये कभी भी घुमा नहीं सकते ना आप इसे। तो जो पैरेलल होंगे उनमें तो हमें घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें तो बस मैंने ऐसे जो नीचे था उसको उठा के यहाँ पे रख दिया था, मैंने घुमाया तो नहीं था। इसलिए सारे वेक्टर्स कोलिनियर नहीं होते हैं, सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे जो टाइप आता है, यहाँ पे आपको मेनली जो याद रखना था वो ये था कि पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री। अगला आता है इक्वल वेक्टर्स। नाम से ही पता लग रहा है, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ठीक है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो वो कब इक्वल हो सकते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, इक्वल हो, यानी उनके एरोज की लेंथ सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। सिमिलरली कहलाता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। जैसे 2 का नेगेटिव क्या होता है, -2, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना। बेसिकली अगर ये हमारा ए वेक्टर था तो इतनी ही लेंथ का बस ऑपोजिट डायरेक्शन का अगर मैं एक वेक्टर बता दूं बी वेक्टर, तो मैं कह सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ठीक है ना। उसका उल्टा है, यहाँ माइनस साइन बस डायरेक्शन का रिवर्स होना बताता है। अगला टाइप आता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब ये थोड़ा सा, हाँ वो मैं बताऊंगा अभी, एंगल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं वो आगे आएगा। ठीक है। किसी का डाउट है ओम का, अभी बस आप नाम याद रखो कि अगर आपको एंगल्स दिया हुआ है तो आप कैसे करोगे। आगे टाइप आता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है। तो वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। तो जीरो लेंथ का एरो बेसिकली क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो ऐसा कोई वेक्टर जिसके एरो की लेंथ कितनी है, 0, उसे आप क्या बोलते हो, जीरो वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हो। सिंबल हो जाता है, आप जीरो के ऊपर एक एरो बना देते हो, ये हो गया जीरो वेक्टर। डायरेक्शन की बात करें, नहीं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही एक पॉइंट है। तो वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वही उसका एंड पॉइंट है, खुद ही एक पॉइंट है। ठीक है। तो अब उसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो आप बोल दो कि डायरेक्शन है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन तो होना चाहिए। तो हम ये कह देते हैं कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 है और डायरेक्शन हमें नहीं पता है, यानी कि नॉट डिफाइंड है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो जरूर है। डाउट है जीरो वेक्टर का यूज है क्या? हाँ बिल्कुल यूज है। ठीक है ना। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो वेक्टर कैसे रहा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि उसकी कोई डायरेक्शन है, बस उसकी लेंथ 0 है। ठीक है ना। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन नहीं बोला जाता, इसे नॉट डिफाइंड डायरेक्शन बोला जाता है। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि इसका यूज क्या है। कोई पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नीचे लिखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि 1 + 1 क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है ना।
सिमिलरली ये थी किसकी मैथ, स्केलर की मैथ्स। तो वेक्टर की मैथ्स में भी एक रूल आ गया, जैसे स्केलर से स्केलर जोड़ने पे स्केलर मिलता है, स्केलर से स्केलर घटाने पे स्केलर मिलता है, तो वेक्टर से वेक्टर जोड़ने पर भी उन्होंने कहा कि आपको क्या मिलना चाहिए, वेक्टर मिलना चाहिए। और वेक्टर से वेक्टर घटाने पर भी आपको क्या मिलना चाहिए, वेक्टर मिलना चाहिए। यानी कि मैं कह दूं कि 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो ये किसकी इक्वल होगा? तो अगर आप 0 लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोला गया है कि वेक्टर से वेक्टर घटाने पर क्या मिलना चाहिए, वेक्टर, और वेक्टर से वेक्टर जोड़ने पर भी क्या मिलना चाहिए, वेक्टर। इसलिए एक वेक्टर डिफाइन कर दिया गया कि हम बोल देंगे 0 नहीं, 0 वेक्टर। किसी का डाउट है सर, इफ टू वेक्टर्स हैव डिफरेंट डायरेक्शन देन आल्सो वी विल गिव एरोज टू द राइट, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है और उसका नाम a है, तो क्या हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हमेशा ऐसे ही करोगे। एरो हमेशा राइट की तरफ ही ड्रॉ किया जाता है, जैसे वेलोसिटी बतानी है किसी भी तरफ, एक्सेलरेशन मान लो इस तरफ है किसी का, और आप ड्रॉ उसका सिंबल जब बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, एरो राइट की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, नेट वेक्टर कह सकते हैं उसे। किसको? इसे नेट वेक्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं बेटा, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है ना, 0 आंसर आ रहा है, तो आप 0 लिख देते, नॉर्थ माइनस नॉर्थ, आप कहते कि 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ माइनस 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ठीक है बेटा। यूनिट वेक्टर आगे आएगा, टेन मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, 0 क्यों नहीं है, डाउट है किसी का? तो बिल्कुल है, मैंने अभी तो लिखा है यहाँ पे, ये रहा 1 माइनस 1 0 है। पर अगर आप लिख रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ माइनस 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूल है मैथ्स का कि स्केलर से स्केलर घटाने पे स्केलर आना चाहिए, वेक्टर से वेक्टर घटाने पे वेक्टर आना चाहिए, इसलिए डिफाइन किया गया है। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो ये चैप्टर और चाहते हो कि स्ट्रांग हो, तो ये मानो कि आप एक नई तरह की मैथ सीख रहे हो, ठीक है ना। अगर आप कंफ्यूज जाओगे तो गड़बड़ होगी। अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड पूछूं तो आंसर 0 ही होगा, क्योंकि वो तो स्केलर है। लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, मैंने डायरेक्शन दे दी, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो वेक्टर में से वेक्टर घटाने पे वेक्टर आना चाहिए, इसलिए हमने 0 वेक्टर डिफाइन किया है, ठीक है ना। क्योंकि 0 एक स्केलर है और 0 वेक्टर एक वेक्टर है। और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, जैसे ये एक वेक्टर, आप वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हो, इस तरह से, पर किसी भी यूनिट वेक्टर को आप डिफाइन करते हो इस तरह से। इसे हम बोलते हैं कैप या फिर हैट, ठीक है ना, या फिर कैरेट, ये 3 नाम होते हैं इसके। तो हमें याद रखना है यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या है, इट इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर के पास क्या होता है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो इस क्वांटिटी के पास क्या क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, उससे मल्टीप्लाइड उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ठीक है ना, ऐसे ही एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो बेसिकली बस उसके पास क्या बचा, डायरेक्शन बची। तो यहीं पे अगर वी कैप मुझसे पूछा जाता, इस वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने का सिंबल हो गया वी कैप, तो मैं आंसर क्या दे देता, नॉर्थ। यानी कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि सिर्फ वो क्या शो कर रहा होता है, डायरेक्शन शो कर रहा होता है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन शो कर दी है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, यूनिट वेक्टर यूज करते हो, ठीक है ना। तो हम क्या रिलेशन बना सकते हैं इनके बीच में, देखो। अगली चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। हमें पता है वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, अगर हम इस तरह से लिख देते हैं ऊपर एरो बना के, तो वो रिप्रेजेंट करता है एक फिजिकल क्वांटिटी को। सो व्हाट इज द यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर। यूनिट डिपेंड करेगी कि आप क्या फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट को तो मीटर और सेंटीमीटर यूनिट होगी। हाँ, किसी ने पूछा यूनिट वेक्टर, वापस मैं बता देता हूँ। तो यूनिट वेक्टर
नाम से भी पता लग रहा है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ठीक है, आपको याद रखना है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। अब किसी भी वेक्टर को लिखने के 3 तरीके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैंने लिखा है ए वेक्टर, ठीक है ना, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर मैंने कहीं पे लिखा है ए वेक्टर यानी ए के ऊपर मैंने अगर एरो बना दिया है, उसका मतलब है मैंने लिखा है उसका मैग्नीट्यूड और उससे मल्टीप्लाइड उसका डायरेक्शन। लेकिन अगर मैंने ए के ऊपर क्या बना दिया, कैप, यानी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है उसका डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को आप कैसे निकाल सकते हो? यहां से आप देख सकते हो सीधे सीधे रिलेशन क्या आ जाएगी हमारे पास। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को किस तरह से निकाला जा सकता है? अगर हम इसका सिंबल एक तो पहले डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सिर्फ जैसे ए कैप किस काम आ रहा है, इस ए वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन अगर बतानी है आपको तो उसके लिए काम आ रहा है ए कैप। वैसे एक सिंबल हमें चाहिए था ताकि हम रिप्रेजेंट क्या कर सकें, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए सिंबल जो बनाया गया है वो हो जाता है ए बार। यानी साइड में आप क्या करोगे, 2 बार अगर खींच देते हो तो उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप सिर्फ ए लिख दो और ऊपर कुछ मत बनाओ, तो वो रिप्रेजेंट कर देता है मैग्नीट्यूड को। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। जैसे कोई बोले कि वेलोसिटी वेक्टर लिख के बताओ, तो आप लिखोगे 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। कोई बोले कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर लिख के बताओ, तो उसे आप इस तरह से लिखोगे मॉड ऑफ v, अगर मैंने एरो बनाया तो साइड में 2 बार, या फिर सिर्फ v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। कोई बोले कि v कैप बताओ, v कैप का मतलब हुआ आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, तो वो क्या हो गया नॉर्थ। तो इन तीनों सिंबल्स के बीच में एक रिलेशन आ जाती है। आप सिंपली कह सकते हो v कैप इज इक्वल टू v वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। अब देखने पे तुम्हें फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड में आप चाहो तो यूनिट दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दे दिए बस, ठीक है ना। नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला जैसा आ गया है, हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। सोच के देखो, इसको अगर सिर्फ डायरेक्शन में बदलना है तो आप क्या करते, 10 से डिवाइड कर देते, बस हमने वही किया है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमें सिर्फ क्या मिल गई, डायरेक्शन। लिखने का एक तरीका है। सबको यूनिट वेक्टर क्लियर हुआ है या कोई डाउट है? बोलो, अगर किसी को डाउट है चैट में लिख सकता है। कोई डाउट? अनंत, कोई डाउट है तुम्हें? ठीक है, कोई डाउट नहीं लिख रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी को अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो वो बस इसलिए है क्योंकि आपने एक साथ नहीं पढ़ा है उसे, ठीक है। तो आप अगर एक बार ये नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा, एक बार पढ़ना, नहीं समझ आता तो अगली क्लास में भी आप पूछ सकते हो। रोहित बोल रहे हैं सर वेक्टर्स तो बोल्ड लेटर्स में भी रिप्रेजेंट होता है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल रिप्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम पेन से लिख रहे हैं तो मैं बोल्ड कैसे लिखूंगा? आप ओवर राइटिंग करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो वो बुक्स वगैरह में छाप देते हैं बोल्ड से, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बोल्ड लिख सकते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो आप ये याद रखो कि अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है तो आप एरो से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपको सिर्फ, आप कुछ कॉपी मत करो, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, जो पीडीएफ में आपको दिख रहा है, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो कॉपी कर लो, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा उसमें, 1 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। नहीं, दीज आर नॉट द टाइप ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर के 2 ही टाइप थे, एक तो पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। उसके बाद आया हमारे पास इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये 3 अलग टाइप हैं, ठीक है ना। कोलिनियर के 2 ही टाइप थे हमारे पास। डायरेक्शन है ही नहीं बेटा, जीरो वेक्टर की आप डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो आप लिखोगे कैसे, ठीक है ना। जीरो वेक्टर का मैं आपको बता रहा हूँ यूज है सिर्फ और सिर्फ
कभी आपका आंसर अगर 0 आ रहा हो, आप वेक्टर के साथ कैलकुलेशन कर रहे हो और आपका आंसर 0 आ रहा है, तो आप 0 नहीं लिखते हो, बस उसकी जगह क्या लिख देते हो, 0 वेक्टर लिख देते हो। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। डू पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट? नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई वेक्टर्स की। वेक्टर्स की एक बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि 3D स्पेस में उन्हें आप कहीं भी शिफ्ट करो तो वेक्टर सेम रहता है। ठीक है ना। तो अगर आप शिफ्ट कर सकते हो कहीं भी, तब भी वेक्टर सेम रहता है। तो वेक्टर पैरेलल होने की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वो कहीं से भी स्टार्ट हो, कहीं पे भी एंड हो, उनकी कितनी भी लेंथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरेलल होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम एक और टाइप पढ़ लेते हैं जिसे कहा जाता है एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना। एक्सियल वेक्टर बेसिकली किन्हें बोला जाता है? अ वेक्टर दैट हैज रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। अब मैं अभी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, और हम तुम्हारा डाउट है सर, इफ टू वेक्टर्स आर अबव ईच अदर आफ्टर पैरेलल शिफ्टिंग विल दे ओवरलैप? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओवरलैप कर रहे हो, एक दूसरे के पास रखे हो, बहुत दूर रखे हो, आगे पीछे रखे हो। वेक्टर बेसिकली जैसे कि एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है ना। तो ओवरलैप होने से कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देख लेते हैं एक्सियल वेक्टर्स। तो वेक्टर दैट हैज रोटेशनल इफेक्ट, अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ लोगे, एनएलएम पढ़ लोगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद चैप्टर आएगा जब सर्कुलर मोशन, तब हम बात करेंगे एक्सियल वेक्टर की। अभी बस आप याद रख लो कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि रोटेशनल इफेक्ट रखती हैं उन्हें एक्सियल वेक्टर बोला जाता है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सब जब आएगा मैं तब आपको समझा पाऊंगा, अभी समझा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर के बारे में लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ एरो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड। ठीक है ना। एनी क्वांटिटी ए इज रिप्रेजेंटेड एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे वही सब फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको डिराइव करके बताया कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर, वो होता है। तो मैं एक बार फिर से समराइज करके आपको बता रहा हूँ अभी तक हमने पढ़ा क्या है। ठीक है। तो पहली चीज तो हमने ये देखी कि किसी भी फिजिक्स के लॉ या फिनोमेना को समझाने के लिए हम जिन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था स्केलर और एक था वेक्टर। स्केलर कौन सी क्वांटिटीज थी? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड, उन्हें बोला गया था स्केलर्स, जैसे कि मास, टाइम, स्पीड। जबकि ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था और साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर रहे थे, उन्हें बोला गया वेक्टर्स। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो वेक्टर हैं? तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर नहीं है। अगर कोई हमसे इसका एक एग्जांपल पूछे कि ऐसी कोई क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो उसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं करंट। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहाँ से अगर वायर है, ये 3 वायर का जंक्शन है, इस वायर से 2 एम्पियर करंट आया है, इस वायर से 2 एम्पियर करंट आया है, तो बताओ इस वायर में कितना करंट जाएगा? तो हम सब कॉमन सेंस से ये जानते हैं कि उसका आंसर 4 एम्पियर आएगा। या मैं आपसे पूछता कि यहाँ से 2 लीटर पानी बह के आया है और यहाँ से 2 लीटर पानी बह के आया है, तो बताओ इस पाइप में कितना पानी बह के जाएगा? आप बोलते कि 4 लीटर बह के जाएगा। तो इसके पास मैग्नीट्यूड था, वो हो गया 2, इसके पास डायरेक्शन थी जो हो गई राइट में, और इसने आंसर जो दिया वो तो स्केलर की तरीके से दे दिया, 2 और 2 4 होता है, हम सभी को पता है। अगर ये वेक्टर लॉ फॉलो करता होता तो इसका आंसर आना चाहिए था 2√2।
क्योंकि ये फॉलो इसको नहीं करता है और हम सभी को पता है कि आंसर तो 4 ही आना चाहिए, इसीलिए आप करंट को कैसी क्वांटिटी बोल देते हो, एक स्केलर क्वांटिटी ही बोल देते हो, ठीक है ना। फिर हमने टाइप्स देख लिए। टाइप में सबसे पहले आया था कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स थे जो कि सेम लाइन के अलोंग लाई कर रहे हो। कोलिनियर के 2 टाइप थे, एक था पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनकी बस डायरेक्शन सेम हो, यानी कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। फिर हमने देखे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो या जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी देखी। क्या थी हमारी प्रॉपर्टी? कि किसी भी वेक्टर को अगर 3D स्पेस में खुद से पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो वेक्टर अनचेंज्ड रहता है। उसके बाद हमने देखे इक्वल वेक्टर्स, नाम से ही पता लगा, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, इक्वल हो, उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। फिर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होने का मतलब हुआ जैसे 2 का -2, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम पर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। फिर हमने देखा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगा, और उसका मतलब बस ये है कि स्केलर से स्केलर घटाने पे स्केलर मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने पे। सिमिलरली वेक्टर से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, वेक्टर ही मिलना चाहिए। तो एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी गई जिसे बोला गया जीरो वेक्टर। जैसे कि आप ए वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, जीरो वेक्टर, ना कि जीरो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था यूनिट वेक्टर। अभी तो नहीं लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आगे चल के लगेगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर बेसिकली एक वेक्टर था जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ क्या था, डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 1। यानी कि वो किसी भी वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जिसका एग्जांपल मैंने लिया भी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ हो तो वेलोसिटी का कैप बेसिकली क्या हो गया, नॉर्थ, ठीक है ना। और फिर आया एक्सियल वेक्टर्स, जिसमें हमें अभी ध्यान नहीं देना था, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को बार से रिप्रेजेंट करते हैं और कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो अब मेन हम सीखना शुरू कर सकते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं, किस तरह से लिखा जाता है किसी वेक्टर को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाउ टू राइट अ वेक्टर, ठीक है। टू राइट अ वेक्टर क्वांटिटी वी नीड अ वे टू रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन अ प्री डिफाइंड वे। अब हमें पता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो एक 3 डायमेंशनल दुनिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम 3 डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है ना। लेंथ हो सकती है उसके पास, विड्थ हो सकती है उसके पास, और हाइट हो सकती है उसके पास। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम इस 3D स्पेस में घूमना चाहें तो हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में घूम सकते हैं। उससे ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में घूम पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे इसके लिए हम एक सिस्टम यूज कर सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जिसे बोला जाता है राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो जो पूरा वेक्टर चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी 3D स्पेस को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, जिन्हें हम नाम दे देते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और तीसरे को हम बोलते हैं जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम नाम देते हैं ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स बोले जाते हैं 0,0,0, यानी x में ये चला है 0, y में चला है 0 और z में चला है 0। तो इस सिस्टम के बेसिस पर ही हमने अपने 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को डिवाइड कर लिया है। हमने कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन 3 ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इससे ज्यादा कहीं मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ओरिजिन से ही सारी ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। अगर ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानी जाती है तो ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर अगर वाई एक्सिस है पॉजिटिव तो नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। और पेज से बाहर आती हुई कुछ इस तरह से बाहर आती हुई अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो पेज के अंदर जाती हुई नेगेटिव जेड एक्सिस होगी। ठीक है ना, जो कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया। तो अब बात आती है कि मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। तो इसे आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सबसे पहली बात तो आप ऐसा इमेजिन करो, हम सभी ने जीपीएस देखा है, ठीक है ना।
जैसे जीपीएस काम करता है, हमें रास्ता बताता है। तो मैं एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना चाहता हूँ। पी तो हो गई पोजीशन जो हमें दी हुई है। अगर मैं एक वेक्टर डिफाइन करूं, यानी एक एरो डिफाइन करूं इस तरह से, तो इस एरो का नाम क्या होगा? ये ओ से स्टार्ट हुआ है और पी पे जाके खत्म हुआ है, तो इसे हम नाम देते हैं ओपी वेक्टर। इस तरह से याद रखना है, सिंबल में हमेशा एरो किधर पॉइंट करना चाहिए? राइट की तरफ पॉइंट करना चाहिए। और हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ, और फिनिशिंग पॉइंट क्या है? पी। तो ओपी वेक्टर बेसिकली आपको क्या शो कर रहा है? ओपी वेक्टर हमें पी पॉइंट की पोजीशन शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसीलिए हम ओपी वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। एक ऐसा वेक्टर हमने डिफाइन किया खुद से, अभी इसी समय एक वेक्टर डिफाइन किया जो शुरू हुआ ओ से और वो पॉइंट कर रहा है किधर? पी की तरफ। तो ऑब्वियसली वो क्या शो कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है पी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो उसे नाम दिया जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब इसे लिखा कैसे जाएगा? तो आप इमेजिन करो कि कोई आदमी ओरिजिन पे खड़ा हुआ है और आप उसे पहुंचाना चाहते हो। कहां पे पहुंचाना चाहते हो? पी पॉइंट पे पहुंचाना चाहते हो। तो आप डायरेक्शंस कैसे दोगे? ठीक है ना? तो अगर हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे उसे चलना कितना पड़ेगा? एक्स, या फिर मैं थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, वेरिएबल हटा के ये मैं बोल देता हूँ 4, 3 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई पार्टिकल जो ओ पे खड़ा है वो पी पे पहुंचना चाहता है, तो बताओ कि वो एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चलेगा? तो आप बोल सकते हो कि वो एक्स एक्सिस पर चलेगा 4 यूनिट्स। तो अगर मैं इसे इंडिकेशन दूं कि 4 यूनिट्स चलो, तो ये दो तरीके से चल सकता है। ये राइट में 4 यूनिट्स चल सकता है और ये लेफ्ट में भी 4 यूनिट्स चल सकता है। अगर ये लेफ्ट में चला गया तो आपका काम खत्म, गड़बड़ हो गई। हम तो इसे पहुंचाना चाहते थे कहाँ? राइट में, जिसके लिए इसे 4 यहाँ चलना था, 3 यहाँ चलना था और 2 पेज के ऊपर चलना था। तो इसके लिए हमने क्या किया? कोई ऐसा तरीका होता कि आप इस डायरेक्शन को बता पाते। आपने ये तो बोल दिया कि 4 यूनिट चलना है, पर आप ये नहीं बता पाए कि किस तरफ चलना है। अगर कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम डायरेक्शन भी बता सकते, तो फिर आसानी हो जाती। तो फिर इसी सिस्टम में हमने इनकॉर्पोरेट किया यूनिट वेक्टर को। हमने बोल दिया कि काश ऐसा कोई वेक्टर होता जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता, तो हम बोल देते कि आप 4 चलो उस डायरेक्शन में। इसीलिए नाम दिया गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आई कैप। कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। तो आई कैप बेसिकली क्या शो करता है आपको? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन शो करता है। सिमिलरली माइनस एक्स एक्सिस को बोला गया माइनस आई कैप, वाई एक्सिस को बोला गया जे कैप और माइनस वाई एक्सिस को बोला गया माइनस जे कैप। जेड एक्सिस को नाम दे दिया गया के कैप और इसको दे दिया गया माइनस के कैप, जो माइनस जेड एक्सिस होगी। अब अगर इस पार्टिकल को बोला जाए कि आपको चलना है, जैसे ओपी वेक्टर आप इसे बताना चाह रहे हो, आपको चलना है 4 यूनिट्स आई कैप के तरफ, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गई हमारी एक वेक्टर। तो वो 4 यूनिट्स तो चल लेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसके बाद हम उसे चलाना चाहते हैं 3 यूनिट्स किधर? पॉजिटिव वाई की तरफ, और पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन को हमने नाम दिया है जे कैप, क्योंकि कैप से आप सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हो? डायरेक्शन। तो आप यहीं पे आगे लिख सकते हो +3 जे कैप, ये एक दूसरा वेक्टर हो गया, और प्लस फाइनली 2 के कैप। तो ये होता है तरीका किसी भी वेक्टर को लिखने का। यानी कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे मैं बोलूं एग्जांपल, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, -3 और 2, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, ठीक है ना? ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और आपको लिख के बताना है ओपी वेक्टर। तो आप जानते हो कि 4, क्योंकि ये +4 है, इसका मतलब ये किधर चला है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आप लिखोगे 4 आई कैप प्लस 3 यूनिट से चला है नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो आप लिखोगे 3 माइनस जे कैप और +2 जेड एक्सिस में चला है तो के कैप। इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वेक्टर बनता है 4i - 3j + 2k। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि हम वेक्टर को लिखते कैसे हैं कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हों तो? किसी को कोई डाउट?
तो ये हो गया किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका। हेलो हेलो, अभी लोग So do we need to write? हाँ, So do we need to write everything in small or capital is okay? नो यू कैन चूज एनीवन, ठीक है ना। सर कुछ भी लिख सकते हैं ना दोनों में से? हाँ, स्मॉल कैपिटल आप कोई भी यूज कर सकते हो, वो जरूरी नहीं है। मेन हमें लिखना कैसे है वो समझ आना चाहिए कि सिंबल में एरो हमेशा राइट की तरफ पॉइंट करे, ठीक है ना। आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप वेक्टर्स लिख सकते हो। तो आज हमने सीखा है पोजीशन वेक्टर लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ तक is the z-axis pointing out of the page? Like, yes, is it it is out pointing of the plane. out? Yeah, like Okay, if I so draw it we here, are also having, yeah. ask. You were asking something, please ask. Yes, sir. Is the z-axis also having a negative axis like Yeah. the x and y? Yeah. We have divided the 3D So world in it's- 3 axes. Okay. The x-axis, it is from minus infinity to plus infinity. Similarly, y-axis is also from infinity to infinity, and z-axis is also from infinity to infinity. And the intersection point is called origin. तो हमने नाम दिया है उसको origin. यहाँ से लेके infinity तक पूरा plus x-axis है, और यहाँ तक पूरा माइनस एक्स है। सिमिलरली पेज से बाहर आने वाली डायरेक्शन इंफिनिटी तक प्लस जेड है और अंदर जाने वाली माइनस जेड है। Okay, sir. कोई पूछ रहा है? शिवम पूछ रहा है। क्या मैग्नीट्यूड सर हम लोग को मैग्नीट्यूड में यूनिट देना होगा? अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो यूनिट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ तो 4 हो गया, जो मैंने ओपी वेक्टर लिखा है, ठीक है ना। तो जो मैंने ओपी वेक्टर लिख दिया है उसमें अगर मैं बोलूँ ये छोटा सा जो वेक्टर आपने बताया था, ओपी वेक्टर तो 3 वेक्टर को जोड़ के बना है, तो जो आपने ये छोटा सा वेक्टर बताया इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोल दोगे 4। इस छोटे से वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। कोई बोले इसकी डायरेक्शन क्या है? माइनस जे क्या है। तो इन दोनों को मिला के बना है 3 माइनस जे क्या, ठीक है ना। सर वेक्टर का अगर दिया रहेगा ए क्या इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड से 5 लिखेंगे कि 5 मीटर पर सेकेंड? आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर वो पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड, आप सिर्फ 5 लिख दो, ठीक है ना। तुम्हें डाउट यही है कि यूनिट जोड़नी है या नहीं जोड़नी है, ठीक है ना। तो वो इतना इशू नहीं होता है। आप 5 लिखोगे तो भी सही है, आप 5 मीटर पर सेकेंड लिखोगे तो भी सही है। बार बार बेटा डिस्कनेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जूम जो है वो 40 मिनट्स तक की एक मीटिंग अलाउ कर रहा है, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। सर ये जो आपने ए वेक्टर नीचे लिखा है लास्ट में, वो बस आप ओपी वेक्टर को नेम कर रहे हैं ना? ओपी वेक्टर का नाम है वो, जो पूरा मैंने लिखा है ना ये। हाँ सर, ये जो हमने लिखा है, हाँ, ये बेसिकली ओपी वेक्टर का नाम है, यानी कि ये शो कर रहा है कि ओपी वेक्टर किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता है कि ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये ओपी वेक्टर खुद छोटे छोटे 3 वेक्टर से मिल के बना है, जिसमें एक वेक्टर हुआ एक्स में कितना चलना था, एक हुआ वाई में कितना चलना था। अगर आप देखो तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। ये बता रहा है कि 4 मीटर चलना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 3 चलना है पॉजिटिव वाई में, 2 चलना है पॉजिटिव जेड में। तो सारी इंफॉर्मेशन है ताकि आप ओ से स्टार्ट करके 3 पॉइंट तक पहुंच सको। कोई पैरेलल वेक्टर एक टाइप है, पैरेलल वेक्टर ही होगा। हेलो, कोई डाउट पूछ रहा है? हाँ बोलो। इक्वल वेक्टर तो हमेशा पैरेलल वेक्टर नहीं होगा, ऐसा कोई बात है? कोई वेक्टर इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होगा ना? इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होगा, पर पैरेलल हमेशा इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ। तो यहीं तक पढ़ाएंगे हम। कल से मेनली क्वेश्चंस वगैरह आपको दूंगा मैं। आज तो बहुत ही कम हो पाए क्योंकि लोग ऐड ही होते रहे। आप एक बार रिवाइज करना, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जो भी डाउट्स हो आप अगली क्लास में पूछ सकते हो। ओके।
Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank कोई you. doubt Thank you, पूछना है sir. सर? Thank you, sir. सिर्फ साइन Thanks, को sir. coordinate Sir. करना है। So Thank you. Thank you, sir. Okay. homework group में मिलेगा. हाँ वो